गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है आप सबके? बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वही पुराना जो हम लेकर के चल रहे हैं, नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर बच्चों अभी तक हमने प्रोटीन सिंथेसिस तक की बात कर ली है। मतलब जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हमने ट्रांसलेशन की बात करी थी, उसके कितने स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से एंजाइम कहाँ पे क्या काम करने वाले, कौन कौन से फैक्टर लगने वाले हैं, कितने स्टेप में प्रोसेस हो रहा है, सारी बातें बहुत ही डिटेल में हुई हैं। सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से हुआ है। आप पिछला लेक्चर जरूर देखना। आज का जो लेक्चर है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल रहा होगा, क्योंकि आज के लाइव में थोड़ा सा वॉइस वाली जो दिक्कत आई थी उसकी वजह से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है हमको। ये आपको आपके इसी चैनल के ऊपर जो है आप देख रहे होंगे। अब हम चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। आज के अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत कुछ इस तरीके से हम कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि आपको हर एक दिन हम थोड़ी बहुत बातें को समझाने की कोशिश करते हैं, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में आज की कुछ लाइनें हैं। सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर इट। मतलब सक्सेस उन्हें मिलती है जो अपने काम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब जैसे होते नहीं, कई अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जो सोचते हैं मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, सोचते रह जाते हैं, करते नहीं है ना। तो आपको लगातार मेहनत करते रहनी है, लगातार अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके उसी डायरेक्शन में मेहनत करते रहनी है। उन्हीं को सक्सेस मिलती है, वही सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में। हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रहने वाला है। क्या रहने वाला है भाई? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड लैकोपेरॉन। मतलब पहले हम ये थोड़ा सा आपको बताएंगे इसके बारे में, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, और फिर उसके बाद में हम यहीं पे इसी टॉपिक के अंदर नेक्स्ट हम बात करेंगे आज लैकोपेरॉन की। किसकी बात करेंगे भाई? लैकोपेरॉन। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आपको बढ़िया से समझ में आने वाला है। तो हम जो है अब समझाना शुरू कर रहे हैं। आप सबकी नजर हमारी तरफ होनी चाहिए, एकदम अच्छे से ध्यान दे करके बिल्कुल हमारी बातों को सुनिए। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मतलब क्या हुआ कि जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, सुनिएगा जरा ध्यान से। हमने आपसे कहा कोई भी जीन अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, जीन का मतलब क्या हुआ? जीन कहां पे प्रेजेंट होता है, कहां बैठा रहता है भाई? डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए, इसी डीएनए के ऊपर जीन बैठा होगा। ये जीन अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये डीएनए क्या फॉर्म कर रहा होगा? आरएनए फॉर्म कर रहा होगा, और उस आरएनए से ट्रांसलेशन के बाद में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। एक्सप्रेशन का सीधा सा मतलब ये है। और प्रोटीन बनने के बाद में रुकता नहीं है प्रोसेस। प्रोटीन बनने के बाद में फिर एंजाइम बनता होगा, और फिर एंजाइम जो है ये कोई ना कोई सबस्ट्रेट उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता होगा। प्रोडक्ट ही फिनोटाइप के रूप में दिखाई पड़ता है। समझ गए? तो एक्सप्रेशन का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जो जीन, जिसको हम नाइट्रोजन बेसिस बोल रहे हैं, जो कि अलग अलग मैनर में सीक्वेंस में अरेंज होकर के जीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कोडॉन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो जब एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन से एंजाइम, फिर वो एंजाइम मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलाता है हमारे बॉडी के अंदर, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। समझ गए? ठीक है, तो एक्सप्रेशन का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ। अब कहा जा रहा है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब हम कैसे रेगुलेट करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को हमारे बॉडी के अंदर। जब ये पूरी साइकिल चल रही है तो ये कौन कौन से पॉइंट होंगे जहां से हम इन जीन को कंट्रोल कर सकते हैं? रेगुलेट करने का सिंपल सा मीनिंग है कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपको दोनों जगह पे समझना पड़ेगा, प्रोकैरियोट के अंदर भी, यूकैरियोट के अंदर भी, कि हम जीन के एक्सप्रेशन को प्रोकैरियोट के अंदर कौन कौन से लेवल पे हम रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और यूकैरियोट के अंदर कौन कौन से लेवल पे हम रेगुलेट कर सकते हैं। क्या दोनों बातें जो हम कह रहे हैं प्रोकैरियोट के अंदर अलग, यूकैरियोट के अंदर, तो ये समझ पा रहे हो मैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट क्यों अलग अलग कह रहा हूं? क्योंकि मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंट है। समझ गए? थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंस की वजह से रेगुलेशन भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। समझ गए भाई? तो हमने कहा कि अगर हम जीन एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, ये फॉर्मेट आप समझ गए कि भाई डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन कोई एंजाइम फॉर्म कर रहा होगा, और वो एंजाइम कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन चला रहा होगा।
कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन चला रहा होगा और इस रिएक्शन के माध्यम से जो है कोई ना कोई फिनोटाइप डेवलप हो रहा होगा। समझ गए? ये बात हमने आपको बताई। अब ये जो प्रोसेस पूरा चल रहा है, इस प्रोसेस में जीन को हम कहां कहां पे कंट्रोल कर सकते, यही टॉपिक हमें समझना है एक्सप्रेशन ऑफ जीन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के अंदर। समझ गए? ठीक। अब जरा समझिए, अगर बच्चा हम प्रोकैरियोट की बात करें, किसकी? प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें और एक तरफ हम यूकैरियोट्स की बात करें, तो आप लोग अपना दिमाग चलाइए, क्योंकि हम बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं आपको ये सब। प्रोकैरियोट के अंदर जीन को कहां कहां पे रेगुलेट किया जा सकता, आप लोग बताओ कहां पे? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, है ना। अगर हम जीन एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोट के अंदर यूजुअली हमें ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर ही कंट्रोल करना होगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? हाँ, सही बात है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है बच्चा, क्योंकि हम जब प्रोकैरियोट पढ़ा रहे थे आपसे, प्रोकैरियोट का जरा स्ट्रक्चर ध्यान करना आप लोग। प्रोकैरियोट के अंदर हमने क्या बताया था, ध्यान दो जरा। प्रोकैरियोट के अंदर हमने ये कहा था कि अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल हम इसको कह रहे हैं बच्चा, तो यहां पे कोई डीएनए पड़ा होगा भाई, सेल के साइटोप्लाज्म में डीएनए होगा और ये डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। ये बताओ, जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है, किसका? जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो वो आरएनए मैच्योर आरएनए होता है, फुल्ली प्रोसेस्ड आरएनए होता है, या इमैच्योर होता है? मैच्योर आरएनए होता है। प्रोकैरियोट की हम बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट के अंदर पूरी तरीके से मैच्योर आरएनए बनता है, ये बात आप लोग जानते हो। अगर मैच्योर आरएनए बना और सेम कंपार्टमेंट के अंदर बन रहा है जहां पे राइबोसोम भी पड़ा हुआ है, तो ये बताओ क्या इससे रहा जाएगा? राइबोसोम से जुड़ जाएगा जाकर के, और जैसे जुड़ेगा, एक तरफ से ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, दूसरे तरफ से ट्रांसलेशन की शुरुआत हो गई। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो चुका है तो ट्रांसलेशन के लेवल पे प्रोकैरियोट के अंदर रोकना बहुत मुश्किल होता है। समझ गए? प्रोसेस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। समझ गए? ठीक है। तो क्या कंट्रोल नहीं हो सकता प्रोकैरियोट के अंदर किसी दूसरे तरीके से? होता है। एनवायरनमेंट के लेवल पे भी हो सकता है ना, कि हम कौन सा मीडियम दे रहे हैं रिएक्शन करवाने के लिए। कई बार जो सबस्ट्रेट है, उन सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंडेंसी होती है कि भाई ये जो रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, चलने वाली है कि नहीं चलने वाली है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है नहीं चल रही है, इस बात की डिपेंडेंसी किसी ना किसी जीन को के ऊपर जो है वो समझ जाओ एक तरीके से लाई करती है। ठीक है, कि अगर जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, एक्सप्रेशन अगर होगा तो जाहिर सी बात है मेटाबॉलिक रिएक्शन, अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर ठीक ठीक है तो चलेगा। अगर इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसकी वजह से जीन का एक्सप्रेशन ही रुक जाए, अगर इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज आ गई कि उसकी वजह से जीन का एक्सप्रेशन, हमने आपको जीन एक्सप्रेशन की बात करी थी, जीनोटिपिक कैरेक्टर की बात करी थी, हमने कहा था एक्सप्रेशन के लिए, कैरेक्टर के लिए क्या क्या होना चाहिए? पहली बात तो जीन होना चाहिए, दूसरी बात जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए, और तीसरी बात सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन होनी चाहिए। जेनेटिक्स का पहला लेक्चर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पहला लेक्चर, अगर आप ध्यान करोगे तो हम वहीं पे जेनेटिक कैरेक्टर की बात कर रहे थे। पहले लेक्चर के अंदर हमने जेनेटिक कैरेक्टर की बात करी थी। हमने कहा था कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर कब आएगा? पहली चीज तो जीन होना जरूरी है, जीन नहीं होगा तो आएगा ही नहीं। दूसरी बात क्या है? जीन होने के साथ साथ जीन एक्सप्रेस करे, और एक्सप्रेशन के लिए सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन का होना जरूरी है। ठीक, तो प्रोकैरियोट के अंदर मेनली हमें देखने को मिलता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, और एनवायरमेंट के लेवल पे भी देखने को मिल सकता है। वो बात अभी हम आगे करेंगे आपसे। ठीक है, समझ गए? क्यों ऐसा हो पा रहा है? क्योंकि भाई जो डीएनए है, ये डीएनए डायरेक्टली एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगी। इसके लिए कहीं ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है, उसी सेम कंपार्टमेंट के अंदर सब कुछ चलने वाला है, बनने वाला है, सब कुछ बनने वाला है, चलने वाला है। समझ गए? ठीक है, अच्छा सुनना जरा ध्यान से आगे की बात। अब अगर हम यूकैरियोट की बात करें, किसकी बात करें? यूकैरियोट की। तो यूकैरियोट के अंदर जरा समझना ध्यान से बच्चे, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे कंट्रोल कर सकते हो। अब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ भाई? डीएनए से क्या बनेगा?
आरएनए। लेकिन आप लोग जानते हो यूकैरियोट के अंदर स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है? मोनोसिस्टोनिक जीन होते हैं, यहां पे पॉलीसिस्टोनिक जीन होते हैं। पॉलीसिस्टोनिक जीन प्रोकैरियोट के अंदर जो पाए जा रहे हैं, इससे एमआरएनए का डायरेक्टली फॉर्मेशन होता है। यहां पे हम कह रहे हैं यूकैरियोट के अंदर मोनोसिस्टोनिक जीन है और यहां पे स्प्लिट जीन अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब जो डीएनए से आरएनए बन के आ रहा है बच्चा, वहां पे दो तरीके के सीक्वेंसेस लगे हुए हैं। एक को हम इंट्रॉन बोल रहे हैं और दूसरे को एक्सॉन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक को एक्सॉन और दूसरे को इंट्रॉन्स। तो ये एचएनआरएनए फॉर्म हुआ, एचएनआरएनए बना डीएनए से एचएनआरएनए। अब ये जो एचएनआरएनए है, जरा ध्यान देना, ये जो एचएनआरएनए है, जरा ध्यान देना, इस एचएनआरएनए को जब हम एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, एमआरएनए का मतलब, कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ भाई? एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसके अंदर कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग कर रहे हैं। तो हमने कहा स्प्लाइसिंग के लेवल पे आप रेगुलेट कर सकते हो, स्प्लाइसिंग के लेवल पे रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में कहां कहां पे रेगुलेशन हो सकता है, तो आप समझ पा रहे हो, स्प्लाइसिंग के लेवल पे आपने रेगुलेट कर लिया, ठीक है। शुरुआत ही ना होने दो, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत ही ना होने दो, या स्प्लाइसिंग के लेवल पे रेगुलेट कर लो, या फिर एमआरएनए जो बना है ये ट्रांसपोर्ट होकर के साइटोप्लाज्म में ये जाएगा। अरे बोलो, प्रोकैरियोट के अंदर कहानी अलग थी, यूकैरियोट के अंदर कहानी अलग है। क्या अलग है सर, बताओ जरा हमें ध्यान से। देखो हम आपसे कह रहे हैं भाई ये यूकैरियोट है, इसका एक कोई न्यूक्लियस होगा, है ना, इसके अंदर कोई ना कोई न्यूक्लियस होगा, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो डीएनए है बैठा है, और ये न्यूक्लियस जो है जहां पे डीएनए है, यहीं पे एचएनआरएनए, यहीं पे एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। समझ पाए हमारी बात? हम कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई, कर रहे हैं कि यहां पे जो ये डीएनए है, इससे एचएनआरएनए, और इस एचएनआरएनए से एमआरएनए, ये कहां बन रहा होगा? न्यूक्लियस के अंदर बन रहा होगा। न्यूक्लियस एक अलग कंपार्टमेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, बढ़िया सा इंटैक्ट कंपार्टमेंट। यहां से एमआरएनए को बाहर निकालना पड़ेगा, कहां लाना पड़ेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां पे? साइटोप्लाज्म के, साइटोप्लाज्म के अंदर लाना पड़ेगा। इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मिलेगा? राइबोसोम मिलेगा इसको, ठीक है। और तब राइबोसोम के साथ बाइंडिंग होगी और जो प्रोसेस कल हमने पढ़ाया था वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो किस किस लेवल पे? एक तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल में, कहां पे? स्प्लाइसिंग के लेवल पे आप कंट्रोल किए, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन लेवल पे कंट्रोल कर लिए, और तीसरी बात हमने क्या कही? ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ में आगे ट्रांसलेशन लेवल पर भी आप कंट्रोल कर सकते हो। मतलब जब इससे प्रोटीन बनने वाली है, मतलब कौन सा लेवल? ट्रांसलेशन। इस लेवल पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। समझ गए? तो जो यूकैरियोट्स हैं ये थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जीन को रेगुलेट करने की भी उतनी ही ज्यादा जरूरत है, इसलिए अलग अलग लेवल पे रेगुलेशन संभव है। समझ गए? ठीक है। जरूरी थोड़ी ना है कि भाई जितने जीन हैं हमेशा हर अपने आप को एक्सप्रेस करें, जरूरत के हिसाब से एक्सप्रेस करेंगे ना। हाँ, ये थोड़ी ना कोई चीज आपके घर में रखी है तो उसको एकदम से खत्म ही जब तक नहीं कर डालोगे तब तक मानोगे नहीं, जब उसका यूज आएगा तब आप इस्तेमाल करोगे ना। है ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई चीज है तो फिर नहीं जब तक इसको हम एकदम खत्म नहीं कर डालेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे तब तो तुम पागल आदमी हो। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, जब यूज हो तब उसका इस्तेमाल करो। तो जरूरी नहीं कि हमारे अंदर जितने जीन हैं सारे के सारे एक साथ एक्सप्रेस कर ही रहे हो, जहां पे जब जिसकी जरूरत है तब उसका एक्सप्रेशन होगा। मेरी बात समझे? और जहां पे जरूरत है वहां पे एक्सप्रेशन होगा, और जब सुटेबल कंडीशन मिलेगी तब एक्सप्रेशन होगा। अगर समझना चाहो एग्जांपल से तो सबसे बढ़िया एग्जांपल इंसुलिन है। इंसुलिन का जो जीन जो कि बैठा है कहां पे? हर एक सेल में, हमारे बॉडी की हर एक सेल में है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस के अंदर ही क्यों हो रहा है? क्योंकि वही सिक्रेट वो हो सकता है, क्योंकि वही उसको वो एनवायरमेंटल कंडीशन मिल रही है जहां पे वो अपने आप को एक्सप्रेस करके इंसुलिन सिक्रेट करवा सके। समझ गए? ठीक है, ठीक।
इतनी बात समझ में आ गई। तो प्रोकैरियोट के अंदर, यूकैरियोट के अंदर एक्सप्रेशन का तरीका जो हमने बताया, मतलब जो रेगुलेशन का तरीका हमने बताया, आपके समझ में आया? बोलो ठीक। अच्छा, अब हम आपको इसी जीन एक्सप्रेशन के अगले टॉपिक की तरफ लेकर चलते हैं, लैक ओपेरॉन। किसकी तरफ? इतनी बात समझ में आई है? इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लें आप लोग। सुनो अब जरा, देखो, इतनी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देकर के प्रोकैरियोट के अंदर यह समझाने की कोशिश करी गई है कि कैसे हम जीन के एक्सप्रेशन को एनवायरमेंटल लेवल पे जा करके, मेटाबॉलिक लेवल पे जा करके उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, या रेगुलेट वहां पे हो सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करी गई है, समझ गए? और उसी से पूरा जुड़ा हुआ टॉपिक लैक ओपेरॉन का है, ठीक है। तो पहले हम वो एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है समझा देते हैं, फिर उसी एग्जाम्पल के माध्यम से प्रोकैरियोट के अंदर कैसे लैक ओपेरॉन चल रहा है उसको हम समझाएंगे, ठीक भाई? सुनो जरा ध्यान से, देखो, ये जो टॉपिक हम आपको पढ़ाए इसी से कनेक्टेड प्रोकैरियोट के अंदर एक बात, एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करी गई है। इकोलाई, इकोलाई का एग्जाम्पल लिया गया है। इकोलाई क्या है? एक प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया है। बोलो, यहां पे दो कंडीशन रखी गई। अब हम जो एग्जाम्पल समझने वाले हैं इकोलाई का समझने वाले हैं, मतलब प्रोकैरियोट के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि एनवायरनमेंट के लेवल पे कैसे हम जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक हमारा लैक ओपेरॉन का भी है, मतलब हम ये समझ लिए तो लैक ओपेरॉन हमारे लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? चलो देखते हैं, ये है इकोलाई भाई साहब, कौन? और ये भी है इकोलाई भाई साहब, ठीक है। जरा समझो, यहां पे जो इकोलाई बैठा है, यहां पे ये जो इकोलाई वाली सेल है, ये इकोलाई की जो सेल है, यहां पे इस कल्चर मीडियम के अंदर जहां पे इस इकोलाई को रखा गया है, ठीक है, ये कल्चर प्लेट ए मान लो और इसको बी मान लो। यहां पे जो सबस्ट्रेट के रूप में जो इसको कंज्यूम करने के लिए दिया जा रहा है ना भाई, इकोलाई को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना खाने पीने के लिए। तो मान लो इसको ग्लूकोज दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? यहां पे ग्लूकोज की सप्लाई अच्छी खासी है। ग्लूकोज की सप्लाई अगर अच्छी खासी है मतलब इसको एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो देखा गया एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का सीक्वेंस, उसके अंदर कुछ जो जीन्स लगे थे वो अपना एक्सप्रेशन नहीं शो कर रहे थे। मतलब क्या हुआ सर? देखो जरा ध्यान से, ये तुम्हारा प्रमोटर वाला रीजन है, ये टर्मिनेटर वाला रीजन है, यहां पे कुछ स्ट्रक्चरल जीन लगे हैं और इन जीन्स में हम एक को कह रहे हैं जेड, एक को कह रहे हैं वाई और एक को कह रहे हैं ए, जेड वाई एंड ए, ये कुछ जीन्स लगे हैं। ध्यान से सुनते रहना, एकदम सिंपल है। ये पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं जब हम वो पढ़ा रहे थे पॉलीसिस्टोनिक जीन, है ना, तब भी हम इसका एग्जांपल लिए थे। और लैक ओपेरॉन के अंदर तो यही अभी हमें समझाना ही है। देखो जरा, तो हमने कहा जब इकोलाई का जो कल्चर मीडियम था उसके अंदर हम ग्लूकोज की प्रॉपर सप्लाई दे रहे थे, इसको एनर्जी मिल रही थी, और एनर्जी मिल रही थी तो ये देखा गया कि भाई ये जो जेड जीन है और वाई है और ये ए है, ये अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है, एक्सप्रेशन लेस नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, मारने बना ही नहीं रहा है, समझ गए? ठीक, मीडियम चेंज करके देखा गया। ये जो कल्चर प्लेट बी थी, यहां पे क्या कर दिया गया? लैक्टोज दे दिया गया, ग्लूकोज को पूरी तरीके से ग्लूकोज की सप्लाई कट कर दी गई। क्या किया गया? ग्लूकोज की सप्लाई कट करी गई। ग्लूकोज क्या था और ये लैक्टोज क्या था? ये एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट वो मॉलिक्यूल था जिसको लेकर के इकोलाई एनर्जी अपनी जो एनर्जी की डिमांड है वो पूरी कर रहा था, समझ गए? एक मीडियम में हमने ग्लूकोज रखा और चेक किया कि ये जो जीन है जेड वाई एन ए, इसका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। दूसरा
जब लैक्टोज दिया और ग्लूकोज को पूरी तरीके से एनवायरमेंट से रिमूव कर दिया। ग्लूकोज बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रखना। ग्लूकोज को पूरी तरीके से इसकी सप्लाई को कट कर दिया गया। अब देखा गया कि भाई ये जो स्ट्रक्चरल जीन है जहां पे जेड, वाई और ए लगा हुआ है, कौन लगा हुआ है? जेड, वाई एंड ए लगा हुआ है। जब क्या दिया गया? लैक्टोज दिया गया, तो लैक्टोज के देने पे ये भी एक्सप्रेस करने लग गया, ये भी एक्सप्रेस करने लग गया और ये भी एक्सप्रेस करने लग गया। ठीक है, और अपने अपने एमआरएनए फॉर्म करने लग गए और उस एमआरएनए से उस पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन फॉर्म होने लग गई, समझ गए? और उस प्रोटीन से कुछ पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम बनने लग गए, ये देखा गया। ठीक, एनवायरमेंट ही तो आपने बदला, कल्चर प्लेट का मीडियम ही तो आपने बदला। आपने एक जगह पे क्या रखा? ग्लूकोज, दूसरी जगह पे क्या रख दिया? लैक्टोज। केवल मॉलिक्यूल चेंज करने की वजह से देखा गया जीन का एक्सप्रेशन एक जगह पे नहीं हो रहा था, दूसरी जगह पे होने लग गया। ठीक है, क्यों होने लग गया? इसलिए होने लग गया कि जो एनर्जी की डिमांड जब बात आई लैक्टोज से पूरा करने की, तो ये लैक्टोज को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता था। लैक्टोज की करवानी पड़ती इसको मेटाबॉलिज्म। क्या करवानी पड़ती? और उस मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम जरूरी था, वो एंजाइम ये जेड और वाई के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले ही थे, समझ गए? जो एंजाइम जरूरी था लैक्टोज को तोड़ने के लिए, वो एंजाइम और इस लैक्टोज की जो परमिबिलिटी है इस सेल के अंदर बढ़ाने के लिए जो एंजाइम जरूरी था, वो जेड और वाई के एक्सप्रेशन के द्वारा ही रिलीज हो सकता था। ठीक, ये बात केवल यहीं पे नहीं मैं बता रहा हूं, बायोटेक पढ़ाऊंगा वहां फिर से आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, है ना? तो मैं कह रहा हूं ये जो जेड जीन है, जेड जीन के द्वारा जो एक्सप्रेशन हुआ, इस एक्सप्रेशन के द्वारा जो है जो एंजाइम बना, उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या नाम है? वाई के द्वारा जो एंजाइम बना इसका नाम है परमिएज। ए के द्वारा जो बना इसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक, ट्रांस एसिटाइलेज के फंक्शन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, ये है मतलब कुछ जो तुम्हारा क्रेब साइकिल वगैरह है वहां पे वर्क करता है, स्टाइल कोएंजाइम वगैरह के पास में, लेकिन यहां पे बहुत इसका फंक्शन नोन नहीं है, तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं करनी है। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड परमिएज है, बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले कर रहे हैं इस लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, क्या कर रहे हैं? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम है जहां पे भी इसको लैक्टोज दिख जाए, क्या दिख जाए? इस लैक्टोज के ऊपर एक्ट करना और इस लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर तोड़ देना, समझ गए? ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर तोड़ देना, ये किसका काम है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। किसका काम है? क्या कर रहा है? ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर दे रहा है, और ये सेल के अंदर आ पाए इसके लिए परमिबिलिटी इंक्रीज करने का काम परमिएज करता है। क्या कौन करता है? तो समझ में आया इनका एक्सप्रेशन क्यों हुआ और यहां पे क्यों नहीं हो रहा था? यहां पे इनको डायरेक्टली ग्लूकोज मिल रहा था, यहां पे लैक्टोज को ब्रेक करना पड़ता तब कहीं जाके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता। ये लेंगे एनर्जी ग्लूकोज से ही, समझ गए? इन्होंने कहा डायरेक्टली नहीं दोगे, तोड़ के लेंगे हम, समझ गए? लेकिन लेंगे ग्लूकोज से ही, समझ गए? जैसे स्वामी जी ग्लूकोज लेते रहते बीच बीच में। ठीक बेटा, जौन सा तुम समझो, है ना? जौन सा वाला तुमको पसंद है वही वाला लेते होगे तुम ग्लूकोज। आ जाओ, देखो, समझे? और उसके बाद में कहेंगे सर जो है आप लोग गड़बड़ समझ जाते हो जो हम बोलते हैं, हम कुछ इसका मतलब बोले ही नहीं। बेटा बोलते तुम ऐसा हो, इधर आओ, देखो। तो ये बात समझे, ये बात समझे? ठीक है, ये बात समझ गए? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लैक ओपेरॉन। इसको नोट कर लें फटाक से, ठीक है?
ये इससे क्या समझे कि इन्वायरमेंट में चेंज करके हम कैसे जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो था ये समझाने के लिए था कि हम इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज करके कैसे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। समझ गए? चलो ठीक है, इसको आगे बढ़ाया जाए। चलो ठीक, सुनो अब जरा ध्यान से देखो। अब बच्चा फाइनली हम जो है लैक ओपेरॉन के ऊपर चलने वाले हैं। किसके ऊपर? लैक ओपेरॉन। ओपेरॉन कुछ अलग चीज नहीं है, ये कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स का समूह है ना, जिसके अंदर कई सारे जीन्स हैं, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं उनको हमें यहाँ पे देखना है। लैक ओपेरॉन का मतलब यहाँ पे है लैक्टोज वाला ओपेरॉन। ओपेरॉन एक मॉडल जो कि जैकब एंड मोनड नाम के साइंटिस्ट के द्वारा समझाया गया। ठीक है, और यहां पे जिस हम ओपेरॉन की बात करने जा रहे हैं वो ओपेरॉन है लैक ओपेरॉन। क्या? लैक ओपेरॉन। लैक का मतलब लैक्टोज से है। किससे है? वही वाला जो अभी हम समझा रहे थे ना, वही सेम चीज अब हम समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं लैक ओपेरॉन के बारे में, जिसके बारे में सबसे पहले बात करी थी जैकब एंड मोनड। जैकब एंड मोनड, इन्होंने अलग अलग तरीके के, अच्छा ये ये ओपेरॉन सिस्टम है, ऐसा नहीं कि मतलब केवल लैक ओपेरॉन के लिए है। बहुत सारे अलग अलग ओपेरॉन जो है वो समझाए जा चुके हैं, दिए जा चुके हैं। ज्यादातर ओपेरॉन सिस्टम प्रोकैरियोट्स के अंदर बताए गए हैं। किसके अंदर? प्रोकैरियोट। यूकैरियोट्स के अंदर थोड़ा सा कम इनकी बात करी गई है। ठीक है, तो ये जो ओपेरॉन सिस्टम समझाने जा रहे हैं, किसका ओपेरॉन? लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन का मतलब लैक्टोज का ओपेरॉन। किसका? लैक्टोज। लैक का मतलब है लैक्टोज वाला ओपेरॉन। ठीक, लैक्टोज वाला ओपेरॉन। ठीक है, ओके। अब जरा समझो, इसको समझने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, उस स्ट्रक्चर से हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ये भाई साहब है प्रमोटर। कौन है? जरा देखो, ये है प्रमोटर, ये भाई साहब है रेगुलेटरी जीन। क्या है? रेगुलेटरी जीन, आई जीन है ये। कौन है? आई जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छी बात है, आई। ठीक, कौन सा जीन है? इसके बाद में एक प्रमोटर और लगा हुआ है, एक प्रमोटर और लगा है, और फिर एक जीन और है, उस जीन का नाम है ऑपरेटर। क्या नाम है? ऑपरेटर, ओ जीन। ठीक है, और इसके बाद में फिर स्ट्रक्चरल जीन्स लगे हुए हैं। कौन से? स्ट्रक्चरल जीन, जिसके अंदर जेड वाई और ए की हम बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? जेड वाई एंड ए की बात करने जा रहे हैं। और यहां पे फिर आगे टर्मिनेटर वगैरह होगा। ठीक है, अभी उसकी बात अपन नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक, टर्मिनेटर वगैरह होगा आगे, है ना। अब ये बताओ, सुनो सुनो सुनो, ट्रांसक्रिप्शन आप सभी लोग पढ़ चुके हो, एकदम सिंपल है। ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए क्या करना होगा कि भाई जहां पे भी प्रमोटर है वहां पे ऐड होना पड़ेगा, आकर के लगना पड़ेगा, आकर के किसको? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को। एंजाइम कौन सा काम करेगा? इस प्रोसेस को, अगर ट्रांसक्रिप्शन को हमें आगे बढ़ाना है बच्चा, तो यहां पे भी एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज काम कर रहा होगा, यहां पे भी काम कर रहा होगा। समझ गए भाई? यहां पे भी और यहां पे भी, दोनों जगह पे एक एंजाइम काम कर रहा होगा, जिस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ रहे हो। और इन जीन्स के द्वारा क्या फॉर्म होता है, ये बात आपको हम पहले ही बता चुके हैं। क्या क्या फॉर्म होता है बोलो? जेड अगर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज फॉर्म करेगा, अगर वाई एक्सप्रेस करेगा तो फिर परमिएज बनाएगा, और ए अगर एक्सप्रेस करेगा। समझ गए? ठीक है, अच्छा। होता क्या है, ये जो जीन आई है,
इस जीन आई को पहली बात तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, रेगुलेटरी जीन। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, इसको वॉचमैन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव जीन वॉचमैन बोलते हैं। 24 आवर काम करता है ये। क्या काम करता है? इसलिए वॉचमैन बोलते हैं। हाउस कीपिंग जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख लो, अलग अलग नाम है इनके, है ना। हाउस कीपिंग बोलते हैं इन्हीं को, कीपिंग जीन, वॉचमैन। ठीक है, ये 24 आवर काम करते हैं। ट्वेंटी फोर आवर काम करते हैं। ठीक है, एक्टिव रहते हैं, ये अपना काम करते रहते हैं। और काम करके क्या करते हैं भाई, ये ऐसा क्या करते हैं जो उनको लगातार काम करना रहता है? तो ये जो रेगुलेटरी जीन है जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? उस प्रोटीन को बोलते हैं रिप्रेशर प्रोटीन। एक रिप्रेशर एमआरएनए बनाता है, उस रिप्रेशर एमआरएनए से रिप्रेशर प्रोटीन बनती है। कौन सी प्रोटीन बनती है भाई? रिप्रेशर प्रोटीन बनती है, हमेशा ये बनाता रहता है। कौन सी प्रोटीन बना रहा होता है? हमेशा एक रिप्रेशर प्रोटीन बना रहा होता है। ठीक, और ये रिप्रेशर प्रोटीन जो है, रिप्रेशर प्रोटीन जो है, ये इसकी खास बात है, ये अकेले रहना नहीं चाहती। रिप्रेशर प्रोटीन अकेले रहना नहीं चाहती, ये किसी ना किसी से जुड़ेगी। समझ गए? किसी ना किसी से जुड़ेगी। ये रिप्रेशर प्रोटीन जब इसके पास और कोई नहीं दिखता तो ये जा करके ऑपरेटर से बाइंड कर जाती है। किसके साथ में? ऑपरेटर। और ऑपरेटर से कुछ इस तरीके से बाइंड करती है कि आगे के प्रोसेस को रोक देती है, चलने ही नहीं देती। क्या करती है? यहां पे जाकर के ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है, अरे सुनो सुनो सुनो, ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है बच्चा, ये रिप्रेशर प्रोटीन ही है जो यहां पे जाकर के इससे बाइंड कर गई है। किससे? ऑपरेटर से। ऑपरेटर के साथ में बाइंड कर गई। ऐसे समझो कोई दरवाजा है, खुल जा सिम टाइप, समझ गए? उस दरवाजे को बंद करके रखा है ऑपरेटर ने। ठीक है, ऑपरेटर ने दरवाजा बंद किया हुआ है। ठीक, अब इस दरवाजे से अंदर जाना है, ये दोनों मिल करके बंद कर रखे हैं। समझ गए? कौन कौन? ये रिप्रेशर प्रोटीन और ऑपरेटर दोनों मिल करके बंद करके रखे हैं, है ना, जिससे कोई इधर उधर ना जा सके। अगर इधर कोई जाएगा नहीं तो ये ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं, ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं, एमआरएनए फॉर्म होगा नहीं, एमआरएनए फॉर्म होगा नहीं, प्रोटीन बनेगा नहीं, प्रोटीन बनेगा नहीं, एंजाइम बनेगा नहीं, आगे का प्रोसेस होगा नहीं। समझ गए? ठीक है, तो बात ये है, यहां पे जो रिप्रेशर प्रोटीन है ऑपरेटर के साथ में, ये जो ओ का मतलब क्या है भाई? ऑपरेटर। ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है। ठीक, ऑपरेटर का काम है, अगर ये रिप्रेशर प्रोटीन इसके साथ में बाइंड कर जा रही है तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, किसको आगे नहीं बढ़ने देगा? इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ने देगा। कब नहीं बढ़ने देगा? जब रिप्रेशर प्रोटीन जाकर के ऑपरेटर से बाइंड करेगी। ठीक है, अगर बाइंड कर गई तो क्या जेड का एक्सप्रेशन होगा, क्या वाई का होगा, क्या ए का होगा? अगर नहीं होगा तो इसको बोलेंगे नेगेटिव ओपेरॉन। क्या बोलेंगे? समझ पाए? क्या बोलेंगे भाई? नेगेटिव ओपेरॉन। नेगेटिव ओपेरॉन क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पे ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं रहा है, ओपेरॉन नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है। समझ गए? ठीक है, ठीक। अब जरा सुनो, जीन लगातार काम कर रहा था, इसने अपने एक्सप्रेशन के द्वारा एक एमआरएनए बनाया, वो एमआरएनए के द्वारा जो है एक रिप्रेशर प्रोटीन बना, वो रिप्रेशर प्रोटीन जाकर के ऑपरेटर के साथ में बाइंड कर गया, और ऑपरेटर के साथ में बेटा सीधे बैठो, एकदम सीधे एक्टिव होकर के, आधे नींद में हो तुम, है ना। ऑपरेटर के साथ में बाइंड कर गया, ऑपरेटर के साथ में बाइंड करने की वजह से क्या हुआ कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं हुआ।
समझ गए? ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो एमआरएनए बनेगा ही नहीं। मेरी बात समझे? जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, एमआरएनए बनेगा नहीं। अब क्या हुआ, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं इसी में, दूसरी कंडीशन देखते हैं यहां पे। फिर से पूरा वही सब कुछ लेकर चल रहे हैं कहानी, कुछ कहानी बदली नहीं है, बदलेगा कुछ, लेकिन क्या बदलेगा सर? अरे बताओ तो, हमें बड़ी उत्सुकता है जानने की। अरे हम बता रहे हैं, बस थोड़ा सा रुक जाओ, वेट कर लो। रुक नहीं पा रहे हो, जाओ करके आओ फिर। प्रमोटर, इनहिबिटर या रेगुलेटरी जीन, फिर प्रमोटर, ऑपरेटर, ZYNA। हुआ क्या इस बार, बेटा कंट्रोल ना हो रहा हो सही में चले जाओ, क्लास में गंदा नहीं करना है। सुनो, अभी जो रिप्रेशर प्रोटीन है ये फॉर्म तो हो ही रही है, ये बन रही है ना? ये रिप्रेशर प्रोटीन जा करके बाइंड कर जाएगी किसके साथ में? ऑपरेटर के साथ में। अगर इसको बाइंड करने वाला कोई और नहीं मिलेगा तो हुआ क्या कि इस बार ये बाइंड हो पाती, इधर जा करके भेज दिया गया एनवायरमेंट में लैक्टोज। क्या भेज दिया गया? ठीक है, क्या भेज दिया गया? लैक्टोज। ये लैक्टोज एलो लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट हुआ। किसके अंदर? सारे नहीं कन्वर्ट होते, कुछ लैक्टोज जो है एलो लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है, और वो जा करके, ये एलो लैक्टोज जा करके इस रिप्रेशर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन? इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स का। हुआ क्या, लैक्टोज आया एनवायरमेंट के अंदर। अच्छा, आएगा कब? जब थोड़ा बहुत जीन का एक्सप्रेशन चल रहा होगा, एकदम से स्टॉप नहीं होता। एक चीज समझना, अगर पूरी तरीके से परमेबिलिटी खत्म होगी लैक्टोज की, तो लैक्टोज कभी अंदर आ ही नहीं पाएगा। तो ये मान के हम लोग चलते हैं कि इतना जो है परमेबिलिटी होती है, इतना जीन का एक्सप्रेशन होता है कि ये लैक्टोज अंदर आ सके, लैक्टोज अंदर आ सके। ठीक है, गड़बड़ हो गया क्या? बंद हो गया? हाँ नहीं, लो बैटरी तो है, बंद हो गया क्या? अरे तो चलने दो ना फिर। देखो इधर ध्यान दो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई, 5 मिनट के अंदर हम खत्म कर देंगे इसको। देखो, परेशान ना हो, देखो इधर ध्यान से। अगर चल रहा होगा तो छेड़ना नहीं, चलने दो। देखो, लैक्टोज जो है ये एलो लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट करने के लिए जो है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जो रिलीज हो रहा है, एंजाइम वगैरह आ रहा होगा। आप जरा सुनना ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, है ना? देखो इधर, ये प्रमोटर वाला रीजन है। अरे सुनो सुनो सुनो, अब ये जीन का एक्सप्रेशन जो आई जीन है, आई जीन हम कह सकते हो रेगुलेटरी जीन है, ये कह सकते हो इसको। ये जीन अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो जाहिर सी बात है इस प्रमोटर के पास आकर के डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज काम कर रहा होगा और ये आई जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होगा। आई जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होगा, और अगर आई जीन एक्सप्रेस कर रहा है तो रिप्रेशर प्रोटीन बन रहा होगा। ये तो लगातार बनता रहता है, इसमें कोई समस्या नहीं आती। लेकिन ये जो दूसरा वाला प्रमोटर है, दूसरा वाला प्रमोटर है, इसके पास में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आएगा, लेकिन ये काम नहीं कर पाएगा जब तक कौन बाइंड रहेगा इसके साथ में? रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड रहेगा ऑपरेटर वाले रीजन पे। समझ गए? लेकिन ए भैया इधर ध्यान दो यार, तुम लोग प्लीज इधर ध्यान दो, वो आ गए, अभी इधर ध्यान दो पूरी तरीके से। देखो, जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर के साथ में जब तक रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड रहेगा ये काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो हुआ क्या, आपने एनवायरनमेंट के अंदर चेंज किया। क्या चेंज किया? लैक्टोज ले आए एनवायरनमेंट के अंदर। क्या ले आए? लैक्टोज एलो लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट हुआ और ये जाकर के बाइंड कर गया किसके साथ में? रिप्रेशर प्रोटीन के साथ में। तो ये बताओ, ऑपरेटर अब खाली बैठा है? खाली बैठा है ये। समझ गए? अब इसके साथ कोई बाइंड नहीं है। अगर बाइंड नहीं है तो ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होगा तो यहां पे कौन बनेगा? बीटा गैलेक्टो।
यहां पे क्या बनेगा, परमिएज, और इसके द्वारा ट्रांस एसिटाइलेज। और अगर ये सब कुछ बन रहा है, लैक्टोज और तेजी के साथ में आएगा, लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म करवाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, ये लैक्टोज को पकड़ पकड़ के तोड़ेगा किसके अंदर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर तोड़ने का काम करेगा। परमेज क्या करेगा, परमिलिटी इंक्रीज करेगा, किसके लिए, लैक्टोज के लिए परमिलिटी और ज्यादा इनहेंस करेगा, इंक्रीज करेगा कौन, परमेज। ट्रांसएसिटाइलेज के फंक्शन को हमें नहीं जानना, इसके फंक्शन को हमें अननोन समझना है, अभी है भी अननोन है ना, यहां पे इसका फंक्शन नोन नहीं है, समझ गए। तो इतनी बात आपके समझ में आई। ये बताओ, लैक्टोज के आने पे ये जो ऑपरेरॉन सिस्टम है फंक्शन करने लग गया, ये जो ट्रांसक्रिप्शन है कंप्लीट हो चुका है। अरे बोलो, लैक्टोज के आने पे क्या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आगे बढ़ा, और ये जब आगे प्रोसेस बढ़ रहा है तो इस तरीके के ऑपरेरॉन को पॉजिटिव ऑपरेरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हमने क्या कह दिया ऊपर वाले को, निगेटिव ऑपरेरॉन, है ना, निगेटिव। इसको हमने क्या कह दिया, पॉजिटिव ऑपरेरॉन, पॉजिटिव ऑपरेरॉन, पॉजिटिव ऑपरेरॉन, है ना, समझ गए। केवल इतनी बात आपको समझनी है। क्या इसमें कोई समस्या आई, नहीं ना। एक बात ध्यान रखना, ये जो आई जीन है 24 आवर काम करेगा, रेगुलेटरी जीन बोलते हैं इसको। इसका अगर जो प्रोटीन है बनता रहेगा, ऑपरेटर के साथ में जाके बाइंड होता रहेगा, तब तक बाइंड होता रहेगा जब तक इसको लैक्टोज एनवायरनमेंट के अंदर नहीं मिल जाता। जैसे लैक्टोज मिलेगा, तुरंत जो है ये बाइंडिंग जो है इनहिबिट हो जाएगी ऑपरेटर के साथ में, ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है बाइंड नहीं हुआ, क्योंकि ये रिप्रेशर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, ऑपरेटर खाली बैठा होगा, ये काम को आगे फिर बढ़ाने का काम करेगा, समझ गए। जब तक ये चिपका रहता है रिप्रेशर प्रोटीन के साथ में, तब तक कोई काम नहीं करता। काम करना तब शुरू करता है जब इसको रिप्रेशर नहीं मिलती, समझ गए, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई है। अब एनसीईआरटी पे आ जाएं हम लोग, ठीक है। अगर चाहो तो एनसीईआरटी जो है हम समझा दें फटाक से, या फिर इस टॉपिक को यहीं पे एंड कर दें। इधर लाओ, मैं बोर्ड पे ओपन करूं क्या एनसीईआरटी, हाँ अभी मैं इसको बैक कर दूंगा, ठीक है। बोर्ड पे मैं ओपन करके एक बार समझा दूं, अभी मैं इसको बैक कर दूंगा, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, देखो, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पहले हमने बताया, ठीक है। आज का जो टॉपिक हमने शुरू किया था बच्चा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का, हमने कहा 4 लेवल पे यूकैरियोट के अंदर रोका जा सकता है। कहां कहां पे रेगुलेट किया जा सकता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, मतलब एचएनआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तब इसको रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। प्रोसेसिंग लेवल, मतलब स्प्लाइसिंग, कट करके जब आप रिमूव कर रहे थे इंट्रॉन को तब किया जा सकता है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा एमआरएनए को, साइटोप्लाज्म के अंदर लाना पड़ेगा वहां पे, और आखिरी में ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। दूसरा जो हमने एग्जांपल समझाया आपको, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब रिलीज होगा, रिलीज होने के लिए ये होना चाहिए कि भाई इन्वायरमेंट के अंदर कोई ऐसी चीज है जब इसका काम जरूरत पड़ेगा तभी तो रिलीज होगा ना ये, अदरवाइज क्यों होगा। आपके घर में कोई चीज रखी है, उसका इस्तेमाल आप कब करोगे, फालतू में करोगे, हैं, तब करोगे ना जब जरूरत पड़ेगी, है ना, अदरवाइज तो आपको लोग पागल कहने लग जाएंगे। ऐसे ही जीन का एक्सप्रेशन भी होता है, जीन आपके अंदर इंटैक्ट है लेकिन उसका एक्सप्रेशन तब होगा जब वैसी इन्वायरमेंटल कंडीशन आएगी तब, समझ गए। इसलिए ये यहां पे एक एग्जांपल समझाया गया। इसके बाद में फिर आपको लैक ऑपरेरॉन हमने समझाया, लैक ऑपरेरॉन के अंदर ये सारी बातें हो चुकी हैं। यहां पे आखिरी में आप आ जाइए, यहां पे इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर कह रहे हैं, जब इंड्यूसर नहीं है, इंड्यूसर मतलब कौन, अरे बोलो, लैक्टोज, लैक्टोज ही तो इंड्यूसर का काम कर रहा है भाई, लैक्टोज ही तो इंड्यूसर का काम कर रहा है। देखो, इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर का मतलब है लैक्टोज। अगर लैक्टोज नहीं है एनवायरमेंट के अंदर तो क्या होगा, क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा, नहीं होगा। क्या ये जो स्ट्रक्चरल जीन लगे हैं एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, नहीं करेंगे। तो क्या यहां पे रिप्रेशर बाइंड हुआ पड़ा है, यस बाइंड हुआ पड़ा है। देखो, रिप्रेशर एमआरएनए बन रहा है, इससे रिप्रेशर प्रोटीन बन रही है, रिप्रेशर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरेरॉन। पहले वाले में ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप रहेगा, नहीं होगा। दूसरे वाले में देखो जरा, दूसरे वाले में देखो ये वाला अगर हम देखें सेकंड नंबर पे देखो क्या लिखा है, यहां पे भी सेम वही है ना। ये तो काम कर रहा होगा, प्रमोटर पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आ रहा होगा, आई जीन्स के एक्सप्रेशन को शो कर रहा होगा, यहां पे लगातार रिप्रेशर प्रोटीन बन रहा है। लेकिन हुआ क्या, एनवायरमेंट के अंदर हमने क्या डाल दिया, इंड्यूसर। इंड्यूसर डालने पे, इंड्यूसर का मतलब कौन, लैक्टोज। लैक्टोज जैसे हम लेकर आए एनवायरमेंट के अंदर, क्या हुआ, ये लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट होकर के
इन रिप्रेशर को इनएक्टिव करने का काम कर रहा है। इनएक्टिव करने का मतलब ये जुड़ गया इसके साथ में, तो रिप्रेशर जा नहीं पाएगा कहां पे, किसके पास, ऑपरेटर के पास में। अगर ऑपरेटर के पास नहीं जा पाएगा तो क्या ये जो स्ट्रक्चरल जीन लगे हुए हैं जेड वाई और ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। जेड के द्वारा क्या फॉर्म होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई के द्वारा परमेज और ए के द्वारा ट्रांसएसिटाइलेज। समझ गए, ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है। परमेज क्या काम करेगा, परमिलिटी इंक्रीज करेगा। किसकी परमिलिटी इंक्रीज करेगा, लैक्टोज की। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, लैक्टोज को किसके अंदर, ग्लूकोज गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट करवाने का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे यही सारी बातें आगे में समझाई गई है, देखो यही सब कुछ समझाया गया है। रिमेंबर ग्लूकोज गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर, ये इंड्यूसर की तरह काम नहीं कर सकते फॉर लैकोपेरॉन। कैन यू थिंक हाउ लॉन्ग द लैकोपेरॉन वुड बी एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, जब तक लैक्टोज रहेगा तब तक ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है भाई, देखो रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन बाय रिप्रेशर इज रिफर्ड टू एज निगेटिव रेगुलेशन। कह रहे हैं रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन बाय रिप्रेशर, रिप्रेशर के द्वारा जो हो रहा है इसको निगेटिव ओपेरॉन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस समय ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है, उस समय ट्रांसक्रिप्शन समझ गए भाई। अगर ओपेरॉन स्टॉप पड़ा है, जीन उसके जो स्ट्रक्चरल जीन है अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अगर जीन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं बच्चा, तो उस समय ओपेरॉन को क्या बोलेंगे, निगेटिव ओपेरॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इधर देख लो, आपका ध्यान एकदम नहीं है क्लास में, एकदम नहीं है। आप फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली प्रेजेंट नहीं हो। देखो इधर ध्यान से, देखो regulation of lac operon by repressor is referred to as negative regulation. Lac operon is under control of positive regulation as well, but it is beyond the scope of discussion at this level. कह रहे हैं इस लेवल पे डिस्कस करना सही नहीं है, लेकिन हमने आपको बता दिया कैसे क्या होगा, ये आपके समझ में आ चुका है कि भाई जब लैक्टोज आएगा, लैक्टोज आने की वजह से वो एलोलैक्टोज के अंदर कन्वर्ट होगा, जा करके जुड़ जाएगा रिप्रेशर के साथ में, रिप्रेशर प्रोटीन के साथ में बाइंड होने की वजह से ऑपरेटर रीजन खाली रह जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन की वजह से क्या फॉर्म होगा, जो जेड जीन है वो क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो वाई जीन है क्या बनाएगा, परमेज, जो ए जीन है क्या बनाएगा, ट्रांसएसिटाइलेज। समझ गए, सबका फंक्शन समझ में आ गया। इस तरीके से टॉपिक आज का अपना कंप्लीट हो जाता है बच्चों। आप लोगों को क्या करना है, ये सब कुछ रिवाइज करके आना है। कल का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रहने वाला है। समझ गए, ऑल द वेरी बेस्ट। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सभी लोग एकदम मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ठीक है, कल फिर से मुलाकात होगी।